हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज फिर से पुनः कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की प्रायिकता है। चलिए देखते हैं। ए लाइट एमिटिंग डायोड प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन। प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है। देखिए इसमें दिया है फॉरवर्ड बायस, अनबायस्ड, रिवर्स बायस्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है कि लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे आप लोग अब जानते होंगे एलईडी कहते हैं। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं, एलईडी से सभी लोग परिचय होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए आईटीआई लेवल पे तो यही पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। हाँ, तो हमेशा याद रखिए ये किस में काम करता है। ये हमेशा इस समय बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये पूछे जा रहे हैं। एलईडी से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये हमेशा याद रखिए, ये किस बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। और इसका मैं आपको सिंबल भी बता देता हूँ, कैसे सिंबल होता है। ये देखिए, ये बनेगा इस तरीके से, ये बना लीजिएगा सिंबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये ऐसे हम लोग प्रकाश निकाल देंगे। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे, ये दो एरो लगा दीजिएगा ऊपर तरफ, तो ये प्रकाश बन जाएगा। तो ये आपका जो डायोड होगा, ये क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अर्थात ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है, लाइट देता है हमें, ठीक है। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड। और इसके एप्लीकेशन की बात करें, इसके एप्लीकेशन जान ही रहे हैं। आजकल हमको लगता है कि हर एक जगह एलईडी का ही एप्लीकेशन, बल्ब से लेके टेलीविज़न तक, मोबाइल स्क्रीन तक, सब एलईडी ही हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड बायस, कभी कभी गलती करके रिवर्स बायस भी लगा देते हैं, लेकिन रिवर्स बायस नहीं, इसका करेक्ट आंसर है क्या, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर इज टू, है ना। तुल्यकाली मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का क्या कार्य है, ठीक है। तुल्यकाली मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का क्या कार्य है। देखिए अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर आप लोग जानते हैं, तुल्यकाली मोटर का मतलब होता है सिंक्रोनस मोटर। अर्थात इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा मोटर होता है जो हमेशा एक सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है ना। एक हमेशा ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। मतलब अगर ये घूमेगा 3000 आरपीएम पे घूमेगा, है ना, ये 3000 आरपीएम पे घूमेगा, या तो ये 1500 आरपीएम पे घूमेगा, है ना। ये घूमेगा तो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। सिंक्रोनस मोटर की खास बात ये है, पहले सिंक्रोनस मोटर कुछ खास बात बता देते हैं। और सिंक्रोनस मोटर, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है, यह सेल्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, याद रखिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। एक सिंक्रोनस मोटर हो गया, और दूसरा आपका सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर। ये दोनों मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होते। कभी कभी ऐसे पूछता है तो कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और फिर कभी कभी पूछता है कि इसका स्टार्टिंग टार्क कितना होता है, ऐसे पूछ लेता है। तो इसका स्टार्टिंग टार्क कितना आएगा, इसका स्टार्टिंग टार्क कितना आएगा, जीरो। इसका स्टार्टिंग टार्क कितना आएगा, जीरो। क्योंकि जब सेल्फ स्टार्ट ही नहीं है, जब मतलब अगर स्टार्टिंग टार्क होता तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो जाता है। स्टार्टिंग टार्क है ही नहीं, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका स्टार्टिंग टार्क जीरो होता है। और ये इस मोटर की बहुत ही खास बात होती है कि यह जो मोटर होता है, यह पावर फैक्टर के तीनों रेंज, मतलब क्या, यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग, तीनों रेंज में ये क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया, अब इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर जो सेल्फ स्टार्ट तो होता नहीं है। अब सेल्फ स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसमें एक डैम्पर बाइंडिंग लगाते हैं, जिससे कि यह क्या हो सके, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो सके, ठीक है। और एक चीज़ के लिए और होता है डैम्पर बाइंडिंग, एक चीज़ के लिए और होता है, हंटिंग को कम करने के लिए, ठीक है। हंटिंग 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 बोलते हैं। हंटिंग को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग। हंटिंग जानते हैं आप लोग क्या होता है, हंटिंग का मतलब होता है जब लोड में वेरिएशन होता है तो जिसका रोटर होता है वो आगे पीछे होता है ना। जैसे लोड अभी चेंज हो रहा है, लोड कभी स्थिर होता नहीं, तो लोड चेंज होता है, जिसका जो रोटर होता है वह आगे पीछे अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसी क्रिया को हंटिंग कहते हैं। तो इसे हम लोग दूर करने के लिए
डैम्पर बाइंडिंग लाइट। तो कभी आपसे पूछा था कि डैम्पर बाइंडिंग के क्या काम है, तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर बाइंडिंग दो काम करता है। एक तो डैम्पर बाइंडिंग हंटिंग को कम करता है, हंटिंग फिनोमिना जो होता है, मतलब अगर लोड में परिवर्तन, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि हंटिंग किस कारण से होता है, हंटिंग किस कारण से होता है, तो हंटिंग मोटर पर लोड में परिवर्तन के कारण ही मोटर में हंटिंग होता है। ठीक है, जब लोड में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे आपको हंटिंग फिनोमिना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डैम्पर बाइंडिंग होगी। डैम्पर बाइंडिंग दो काम करती है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक तो वो क्या करती है, स्टार्ट कराती है, सेल्फ स्टार्ट कराती है, और दूसरा हंटिंग फिनोमिना को कम करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा रिड्यूस हंटिंग एंड स्टार्ट मोटर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए डीसी मशीन, ठीक है, इन ए डीसी मशीन, इन ए डीसी मशीन इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन, अब देखिए ध्यान से, इंटरपोल्स कनेक्टेड इन, डीसी मशीन में इंटरपोल्स कनेक्ट होते हैं कैसे, सीरीज विद द फील्ड, शंट फील्ड, सीरीज विद सीरीज फील्ड, पैरेलल विद सीरीज फील्ड, पैरेलल विद आर्मेचर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इंटरपोल्स हम लोग लगाते क्यों हैं, अब देखिए इंटरपोल्स हम लोग लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे इंटरपोल्स हम लोग इसलिए लगाते हैं जिसके कारण जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके प्रभाव को कम कर किया जा सके। तो आर्मेचर रिएक्शन आप लोग जानते होंगे दो प्रकार से होता है, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो भैया इंटरपोल जो लगाया जाता है वो डी को रिड्यूस करने के लिए नहीं लगाया जाता, किसके लिए लगाया जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो अब जब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हमें खत्म करना है तो उसके लिए जब हम लोग इंटरपोल यूज़ करते हैं तो क्योंकि यह फील्ड फ्लक्स को प्रभावित करता है, फील्ड फ्लक्स को प्रभावित करता है, तो हम लोग करते क्या हैं कि जो इंटरपोल पे जो बाइंडिंग की जाती है, जो इंटरपोल पे, वह सीरीज विद सीरीज फील्ड, अगर आपका हमेशा ये जान लीजिए कि वह सीरीज विद सीरीज फील्ड, यहाँ पे देखिए ये आंसर दिया, ऑप्शन दिया गया है इसमें सीरीज विद सीरीज फील्ड, क्योंकि 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 ये है, एक मिनट रुक जाइए, सीरीज विद सीरीज फील्ड। ठीक है, सीरीज विद सीरीज, क्यों, क्योंकि जो सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर देखिए सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर जो होता है इसका देखिए ये इस तरीके से होता है और यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे, तो अब यहाँ पे देखिए ये चाहे फील्ड के सीरीज में आप लगाइए, है ना, और चाहे आप आर्मेचर के सीरीज में लगाइए, तो यहाँ पे आर्मेचर के सीरीज में, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा उसकी जो बाइंडिंग होती है आर्मेचर के सीरीज में होती है, क्योंकि लेकिन सीरीज मोटर की बात है तो सीरीज मोटर में हम कह सकते हैं कि सीरीज विद सीरीज फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सीरीज विद द शंट फील्ड, शंट फील्ड के सीरीज में, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, शंट फील्ड के सीरीज में क्यों लगेगा, पैरेलल विद सीरीज फील्ड, ये भी नहीं हो सकता, पैरेलल विद आर्मेचर, नहीं, हमेशा आर्मेचर के सीरीज में रहता है, चाहे वह सीरीज मोटर हो और चाहे वह शंट मोटर हो, दोनों में। तो अगर आपका यहीं पे अगर ये शंट मोटर की बात करता तब आर्मेचर के सीरीज में रहता, लेकिन क्योंकि सीरीज मोटर की बात किया है तो सीरीज मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो भी सीरीज में होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरपोल की बाइंडिंग होगी वह सीरीज विथ सीरीज फील्ड। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक एक दिमाग में बैठाइए, एक दिमाग में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिमाग में कि जो इंटरपोल की बाइंडिंग होती है वह हमेशा ध्यान दीजिएगा, वह हमेशा आर्मेचर के कैसे रहती है, सीरीज में। ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में रहती है। ठीक है, अब क्योंकि सीरीज मोटर रहेगा तो सीरीज मोटर में आर्मेचर के सीरीज में लगाओगे तो आर्मेचर के सीरीज में फील्ड बाइंडिंग भी रहती है, तो हम यह कह सकते हैं कि सीरीज विद सीरीज फील्ड। ये देखिए हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्वोपाय लिया जाता है, टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशन टेकन एज, बिजली की चोरी से बचने के लिए क्या करना होता है, आसान सा क्वेश्चन है, सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, है ना, सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, और टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल्स, है ना, टू प्रोवाइड सप्लायर फ्यूज आफ्टर एनर्जी मीटर,
उपरोक्त सभी, तो इसका सही उपरोक्त सभी करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी मीटर में आप जानते हैं कि जो अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे आपका, ये मान लीजिए एक पोल है, ये इस तरीके से देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए आपका एक पोल है और इधर आपका एक पोल है, ठीक है, और इस पोल से 3 फेस 3 लाइन गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ से, और एक आपका न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ आपका घर है, ठीक है, तो यहाँ से एक आप फेज़ ले लेते हैं और एक आप न्यूट्रल ले लेते हैं, तो ये आपके घर में चला जाता है, ये एनर्जी मीटर में। देखिए, तो ये जो लाइन होती है 3 फेज की जो लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है सर्विस मेंस, है ना, सर्विस मेंस, है ना, इसे सर्विस मेंस बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जो सर्विस मेंस वाली लाइन है, जो सर्विस मेंस वाली लाइन है, ये जो सर्विस मेंस, इसमें किसी प्रकार की कोई टैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पोल से आती है लाइट, वो डायरेक्टली आपके घर में जानी चाहिए, एनर्जी मीटर में जानी चाहिए, बीच में कोई टैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बीच से टैपिंग हो गई, तब तो आप यहीं से तार निकाल लेंगे और यहाँ से तार निकाल लेंगे और आगे ले जाके अपना काम कर लेंगे, और उसके बाद एनर्जी मीटर की रीडिंग रह जाएगी। और जो कि तार कहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, ये इस तरीके से निकलना चाहिए, लेकिन आप यहीं से निकाल लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी मीटर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, एनर्जी मीटर को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन, सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, ऊर्जा मीटर गति को सील कर देना, ऊर्जा मीटर टर्मिनलों को सील कर देना, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उपबंधित करना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, सिलिका जेल इन ए ब्रीदर, है ना, सिलिका जेल इन ए ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, सिलिका जेल क्या होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट टू द ट्रांसफार्मर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द ट्रांसफार्मर, टू मेंटेन द ऑयल लेवल, टू अवॉइड द ओवरफ्लो ऑफ ऑयल। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं है ना। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर, अब सिलिका जेल का काम यही होता है, जैसे देखिए ट्रांसफार्मर होता है, एक बार बता देता हूँ। अब ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर लोड पे तो चलता नहीं, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लोड क्या होता रहता है, लोड जो होता रहता है वो चेंज होता रहता है। तो जैसे हम आप सांस लेते हैं, और इसको ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है, बिना सांस लिए ये भी नहीं चल पाएगा, है ना, तो ये भी सांस लेता है। तो अगर ये जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो ऑयल भरा होता है, यह मिनरल ऑयल होता है, जो कि पूर्ण रूप से इंसुलेटिंग होता है ना। ये ऑयल का काम ही होता है कि ठंडा करना और प्लस इंसुलेशन प्रोवाइड करना। तो ये ठंडा करने का काम, इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जब ये बाहर से हवा इसके अंदर जाएगी, है ना, बाहर से अगर इसके अंदर हवा जाएगी, ध्यान दीजिए, तो बाहर की हवा तो पॉल्यूटेड है, इसमें नमी है। अगर ये नमी युक्त हवा इस ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर चली गई, तो इसका जो कॉइल है वो ख़राब हो सकता है, इसका तेल ख़राब हो जाएगा, इसकी जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं भैया सिलिका जेल। यहाँ जब सिलिका जेल एक लग जाता है, मतलब सिलिका जेल को सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड होता है, वो एक पदार्थ होता है, खनिज मटेरियल होते हैं, और उसको लगा देते हैं। तो जब वहाँ से उससे माध्यम से हवा होके जाती है, एयर होके जाती है, तो जो हवा की नमी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से एकदम, यहाँ से देखिए ये ट्रांसफार्मर टैंक में जो जाता है वो एकदम ड्राई रहता है ना, एकदम कैसा रहता है, ड्राई रहता है, एकदम सूखा हुआ रहता है, एकदम ड्राई रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई नमी नहीं रहती थी, सिलिका जेल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लड़के, और बहुत मुझसे पूछते भी हैं, खूब क्वेश्चन पूछते हैं इस बात पे, सर इसका कलर क्या होता है, बहुत सारी किताबों का। देखिए इसका कलर जो होता है, इसका कलर होता है क्या, अभी बता दे रहा हूँ, पिंक। कब कब पिंक होता है, जब यह नमी सोख लेता है ना, नमी सोख, शुरुआत में जिस समय एकदम सही होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसका कलर ब्लू होता है, बाद में पिंक होता है। अच्छा, बीच में थोड़ा सा बैगनी भी होता है, बीच में थोड़ा सा बैगनी भी होता है, लेकिन वो पूछा नहीं जाता है, यही पूछा जाता है ब्लू और पिंक। तो पहले क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है ना, सिल्क का कलर एकदम पोरस होता है, सरंध्र जिसको बोलते हैं, आप देखेंगे इसको जाके कभी तो आपको मिलेगा। तो ये सरंध्र होता है, एकदम पोरस होता है, और ये पहले ब्लू कलर में होता है, और बाद में जब खराब नमी सोख लेता है तो पिंक कलर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ भी लिया जाता है ये। और एक चीज़ और, सिल्का जेल अगर ख़राब हो जाए
तो ये इसको क्या करना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद फिर से एक दो बार क्रिया करते हैं, गर्म करने के बाद फिर से ये सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक दो बार के बाद इसे पूर्ण रूप से बदलना ही पड़ता है। तो ठीक है, तो इसमें चलिए हम आपको बताते हैं इसमें क्या सही है। टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर, प्रिवेंट टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू ए ट्रांसफर। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखिए ध्यान से, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, डिपेंड अपॉन एवियन टेम्परेचर, कैरी ओवर टाइम टू टाइम। देखिए ध्यान से, इसका आप कोई भी एटम हो, ध्यान दीजिएगा, वो एटम जो होता है, एटम जो होता है वो स्वतंत्र होता है ना, एक स्वतंत्र होता है। अब एटम पे आप जानते होंगे, कोई भी एटम हो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। आप अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। ये अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी एटम हो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो कोई भी एटम हो, हमेशा अगर वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमेशा याद रखिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब हो पाएंगे कि जितना पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव अगर हो जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक बार क्वेश्चन में आया होता है, यूपीआर रीजनल में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि यही सेम क्वेश्चन था। क्या होता है कि एक जो एटम होता है वो कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों चार्ज होता है, अथवा एक ऑप्शन था न्यूट्रल होता है ना, उदासीन होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना, ये चीज़ होती है उदासीन होने का। अरे इसका सीधा एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 10 रुपया है ना, और आप 10 रुपया उधार हैं, है ना, तो आपके पास कितना रुपया है, आपके पास कुछ रुपया नहीं है ना। तो इसका मतलब यही है कि ये 10 पॉजिटिव हो गया और 10 नेगेटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमेशा ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, द कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लाइज इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इन ए प्योर इंसुलेटर, इज हैविंग हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, इज परफेक्ट कंडक्टर। तो देखिए ध्यान से, जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता जो होती है, वह इंसुलेटर और कंडक्टर, देखिए कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, और क्या हो गया इंसुलेटर हो गया, है ना। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो जो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टर आप लोग जानते होंगे, कापर होता है, एल्युमिनियम होता है, चांदी होता है, गोल्ड होता है, ये सब कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर कौन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। इंसुलेटर में कौन आता है, पेपर, माइका, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वुड हो गया, पोर्सिलिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होती है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और इसमें जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ऊपर ही आपको मिलेगा इसमें इंसुलेटर में। तो ये हो गया। और इसमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होते हैं, वो सेमी कंडक्टर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेमी। और कंडक्टिविटी देखिए, एक टर्म इसमें आ गया, एक टर्म इसमें आ गया बेटा, देखिए कंडक्टिविटी, है ना,
ये कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। देखिए चालकता का क्या मात्रक होता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चालकीयता बोलते हैं, है ना, हिंदी इसकी चालकीयता टाइप हो जाएगी। तो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो, है ना। कंडक्टेंस का मात्रक महो होता है, और कंडक्टिविटी का मात्रक होता है महो प्रति मीटर। ठीक है, या महो नहीं तो या इसी को बोलते हैं साइमन। साइमन प्रति मीटर या महो प्रति मीटर, ये किसका मात्रक होता है? कंडक्टिविटी का। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। देखिए, बेडिंग ऑफ द ब्रशेस मीन्स, बेडिंग ऑफ द ब्रशेस मीन्स, ब्रशेस की बेडिंग का अर्थ क्या है? देखिए ध्यान से, इसका एक क्वेश्चन है। जैसे आप लोग जानते होंगे ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, जब हम पढ़े थे आपको याद होगा। जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं ये इस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऐसे बने होते हैं, और यहाँ पे आके आर्मेचर कॉइल्स जुड़ती हैं, आर्मेचर की कॉइल्स जुड़ती हैं। और ये अच्छी तरीके से आपको अगर जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं इसमें वी ग्रूविंग होती है, और वी ग्रूविंग होके इसमें क्या भरा जाता है? इसमें माइका भरा जाता है ना। और कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बने होते हैं? HDC, हार्ड ड्राम कॉपर के बने होते हैं, और दो सेगमेंट्स के बीच में माइका भरा जाता है इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसी के पास में हम लोग क्या लगाते हैं? ब्रश लगाते हैं, और ब्रश से फिर करंट हम लोग क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं, इस तरीके से बाहर निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये व्यवस्था हो गई। तो इसमें क्वेश्चन देख पढ़िए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन पढ़िए। बेडिंग ऑफ ब्रशेस मीन्स, ब्रशेस की बेडिंग का क्या अर्थ है? फिक्सिंग द ब्रशेस टू द मशीन, फॉर्मिंग द ब्रशेस सरफेस टू suit टू द कर्वेचर ऑफ द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। जो कम्यूटेटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन, उसी के हिसाब से जो ब्रश का निर्माण इसी पर लगाया जाता है ना, क्योंकि उसका साइज दिखाया था ना कि उस कितने साइज का ब्रश लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से, अगर ये सही साइज का ब्रश नहीं लग पाया तो इसका कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश के बीच में क्या होगी? स्पार्किंग होगी। यदि साइज सही तरीके से नहीं हो पाया और स्पार्किंग होगी तो कम्यूटेटर भी खराब होगा और ब्रश भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से उसका जो संपर्क है, ये ब्रश होल्डर होते हैं। इसका थोड़ा सा डेप्थ में पढ़े हैं हम लोग, ऑफलाइन क्लासेस में डेप्थ में पढ़े हैं कि ब्रश होल्डर होता है, उसमें बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, स्प्रिंग के माध्यम से सेट होता है, और वो यहाँ से कम्यूटेटर से करंट कहाँ आती है? ब्रश में। तो बीच में वो गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो जाएगा तो वो स्पार्किंग होगा और दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिंग द ब्रश सरफेस टू सूट द कर्वेचर ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो यार, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं और इन्हीं सब क्वेश्चन से सिलेक्शन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें मैं कई टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ, है ना, चारों ऑप्शन पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक है, लेकिन एक क्वेश्चन से मैं हर एक बातों को चर्चा कर दे रहा हूँ, जिससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, इसमें क्या है। इन स्टार कनेक्शन 3 फेज AC सर्किट, 3 फेज AC परिपथ की स्टार कनेक्शन में क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, पहले ऑप्शन छोड़ दिए, मैं बता दूँ। स्टार कनेक्शन देखिए, जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है ना। VL बराबर √3 VPH। ठीक है, और जो लाइन करंट होता है वह फेज करंट के क्या होता है? बराबर होता है। यह स्टार कनेक्शन में होता है। ठीक है, यह स्टार कनेक्शन में होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं स्टार कनेक्शन में है कहाँ पे। ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज, है ना। ये पहला ऑप्शन है, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू √3 लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इज इक्वल, लाइन वोल्टेज ये वगैरह वगैरह सब दिया है। इसमें देखिए लाइन, पहला ऑप्शन देखिए लाइन वोल्टेज, ये देखिए पहला ऑप्शन, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज। ठीक है, ओके, लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 VL, फिर से लिख देता हूँ, बराबर √3 VPH। ठीक है,
ये होता है स्टार कनेक्शन। अच्छा चलिए अब इसी पर चर्चा डेल्टा का भी कर देते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में इसका जस्ट आपको उल्टा देखने मिलता है। जो लाइन करंट होती है वह फेज करंट का क्या होती है, √3 गुना होती है, और जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है, और जो लाइन करंट होती है वह फेज करंट के √3 गुना होती है। और पावर का फार्मूला जो होता है, पावर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, पावर का फार्मूला P बराबर √3 VL/IL इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये पावर का फार्मूला, दोनों में यही पावर का फार्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलो आगे चलते हैं। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों आप जानते हैं 3 फेज के कनेक्शन होते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं, जितने भी 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 फेज के अल्टरनेटर होते हैं, वो स्टार कनेक्टेड होते हैं, है ना। डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो कैसा होता है, तो डेल्टा स्टार टाइप का लगाया जाता है, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं, है ना। इसी प्रकार अल्टरनेटर होता है, उसमें भी स्टार या डेल्टा टाइप की बाइंडिंग होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें भी स्टार या डेल्टा टाइप की बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 चलिए देखते हैं क्या है। 400 लाइन एट डेड एंड एम्प्लॉयज द इंसुलेटर इज 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाई जाती है। अक्रिय खंड मतलब डेड एंड, जहाँ पे खत्म हो रही लाइन वहाँ पे देखिए ध्यान से, साइकिल इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, नन ऑफ द अबव। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें दिए हैं 400 वोल्ट। 400 वोल्ट की लाइन मतलब आप कह सकते हैं जो बहुत छोटी लाइन जो हमारे गांव में आसपास में दौड़ रही है, मतलब लो वोल्टेज लाइन, एलवी लाइन। तो एलवी लाइन के लिए देखिए ध्यान से हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, इसका सही आंसर, और डेड एंड पे सबसे बड़ी बात यहाँ का है, डेड एंड पे, है ना। तो डेड एंड पे हम लोग यूज करेंगे इसमें क्या, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर आप लोग देखे होंगे, ये ऐसे कुछ जस्ट लाइक आप देखे होंगे, वो डमरू टाइप का होता है। डमरू आप लोग जानते होंगे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे होता है। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे बना होता है, ये यहाँ से ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, और तार इसमें फंसाया जाता है। ठीक है, तार इसमें फंसा के ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से तार इसमें फंसा के निकाला जाता है। ये आपका साइकिल टाइप का इंसुलेटर होता है। इसे हम लोग 11 kV तक यूज कर लेते हैं, है ना। 11 kV तक इसे हम लोग यूज करते हैं। बहरहाल इसका यूज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब बिल्कुल नहीं यूज होता है साइकिल टाइप के। या इसका उपयोग आप लोग देखे होंगे टेलीफोन लाइन में, टेलीफोन लाइन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर चार्ज, हाँ एक चीज़ यही इसको हम लोग देखिए, इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ये जो है ना, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग घुमा सकते हैं, क्योंकि ये जाके फिक्स हो जाता है उस पर, पोल पे, यहाँ से पोल पे जाके ये फिक्स हो जाता है ये चीज़, है ना। तो इसको हम घुमा सकते हैं और इसमें स्ट्रेन भी दे सकते हैं। इस वजह से तार खींच भी सकता है, आराम से आप खींच सकते हैं। तो 400 वोल्ट की लाइन अगर हमें कहीं डेड एंड पे ख़त्म हो रहा है या लाइन को मोड़ना है, तो वहाँ पे हम लोग साइकिल टाइप का इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं ना। पिन टाइप का इंसुलेटर आप लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, 33 kV तक का होता है ना। 33 kV तक हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज कर लेते हैं। डिस्क टाइप इंसुलेटर जो होता है ये बड़ी लाइनों में होता है ना, बड़ी लाइनों में, जिसमें कई एक डिस्क का है तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जिससे कई डिस्क होती हैं। इस तरीके से डिस्क टाइप के होते हैं। वो बड़े बड़े लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में एक डिस्क, दो डिस्क, इस तरीके से आप देखे होंगे, इस तरीके से कई डिस्क लगी होती हैं। और ये आपका डिस्क टाइप का इंसुलेटर होता है, जो कि बड़ी लाइनों में 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765, 765 kV में लगता है। ठीक है, तो ये साइकिल इंसुलेटर होता है। साइकिल इंसुलेटर का एक और नाम होता है, आप जान लीजिए, स्पूल इंसुलेटर भी बोलते हैं इसे, स्पूल इंसुलेटर भी बोलते हैं ना, इसे स्पूल इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्पूल इंसुलेटर भी बोलते हैं। बहरहाल इसका प्रयोग अब हमारे लिए एकदम कम ही है, एकदम कहीं नहीं करते हैं, सब खत्म हो गया है। लेकिन क्वेश्चन आता है तो थोड़ा जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल हैव
हैव ए फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड वी रिक्वायर, कह रहे हैं कि एक डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमें कितने डायोड की आवश्यकता होगी फुल वेव के लिए। तो देखिए ध्यान से, हाफ वेव में कितना होता है भैया, हाफ वेव में कितना होता है, हाफ वेव में तो एक ही लगता है। फुल वेव में कितना होता है, फुल वेव में दो लग सकते हैं और या तो चार लगते हैं। यदि सेंटर टैप्ड है तो दो लगेंगे और ब्रिज वाला है तो चार लगेंगे। इसमें देखो 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड। और इसमें आंसर आपका 4 डायोड है। क्यों 2 डायोड क्यों नहीं लगाएंगे? 2 डायोड इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि हमेशा जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा, ब्रिज वाला। तो ब्रिज में कितने लगते हैं, ब्रिज में हमेशा कितने लगते हैं, 4 डायोड लगते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा जो यूज हम लोग करते हैं ब्रिज वाला क्या करते हैं, क्योंकि इसका जो PIV होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, वो भी ठीक होता है। इसमें जो रिपल्स होते हैं वो भी ठीक होता है। इसकी इफिशियंसी भी क्या होती है, ठीक होती है। इफिशियंसी 81.2% के आसपास इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो और इसमें कोई अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी नहीं होती है, जबकि सेंटर टेप में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा ब्रिज रेक्टिफायर ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 4 डायोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मोटर आर रेटेड इन, है ना, मोटर आर रेटेड इन, मोटर किस में रेटेड होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मोटर किस में रेटेड होता है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। मोटर जो आपका होता है या किस में रेटेड होता है, मोटर आपका होता है KVA में, नहीं, HP में, हाँ, kVAR में, बिल्कुल नहीं, HP या किलोवाट, HP या किलोवाट, यहाँ किलोवाट नहीं दिया हुआ है, लेकिन HP या किलोवाट, क्योंकि HP को किलोवाट में आप जानते ही हैं 735.5 से गुणा करके बना सकते हैं, है ना, और या तो आपका 746 से गुणा करके बना सकते हैं, है ना, 746 से गुणा करके बना सकते हैं, क्योंकि 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है या 746 वाट के आसपास होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। KVA क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, KVA में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जो कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स बैंक्स, जो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए प्रयोग में ले आते हैं, उनकी रेटिंग होती है KVAR में। KVAR में जो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है, उनकी रेटिंग KVAR में रखी जाती है। अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, देखिए ध्यान से, अल्टरनेटर की रेटिंग सबकी बता देते हैं आपको। देखिए मोटर या जनरेटर कोई भी हो, मोटर या जनरेटर कोई भी हो, उसकी हमेशा किलोवाट या HP में, कोई भी हो, किसी की भी बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर है KVA में। अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के एक ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटर की रेटिंग KVA, AC की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेटर AC, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर AC होता ही है, KVA और किलोवाट दोनों में होता है। ये क्वेश्चन UPPCL में आ चुका है और बहुत सारे लड़के गलत करके आए हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग KVA और किलोवाट दोनों में होता है, ध्यान दीजिएगा, KVA और किलोवाट दोनों में होता है अल्टरनेटर की रेटिंग। लेकिन लोग गलत करके चले जाते हैं, केवल KVA, किताबों में केवल KVA दिया रहता है, लेकिन ये गलती है, KVA और किलोवाट दोनों में होता है। ठीक है, एक बार UPPCL में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए ध्यान से, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट रेटिंग ऑफ बैटरी, बैटरी की करंट रेटिंग को इंक्रीज करना है तो कैसे करोगे भैया बताइए। करंट रेटिंग को इंक्रीज करना है तो करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए आप इसका आंसर जो है अपने हिसाब से पहले सेट करिए, क्या लगा रहे हैं आप, फिर बताते हैं हम। हो गया, अब चलिए बताते हैं। देखिए ध्यान से, यदि आपको बैटरीज को, देखिए ध्यान से, यदि कई बैटरीज हैं, उनको ऐसे हम सीरीज में जोड़ दें, इस तरीके से, इस तरीके से सीरीज जोड़ दें। अगर ये 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट का। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना है, अगर यदि वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग करते हैं सेल्स के, बैटरी को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। इसका उल्टा, यदि करंट रेटिंग को बढ़ाना है, यदि करंट रेटिंग को बढ़ाना है तो सेल्स को आपस में पैरेलल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे कि करंट रेटिंग ये बढ़ जाती है। इसका जो करंट निकलेगा, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, सबकी करंट अलग रहेगी, तो यहाँ पे करंट रेटिंग इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा,
सेम रहेगा। जैसे अगर ये 2 वोल्ट का है, 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 सभी 2 वोल्ट के हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका आउटपुट में जो वोल्टेज निकलेगा वो कितने वोल्ट का होगा, वो हमेशा 2 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ध्यान से, हमारे घर में जो बैटरीज लगती है, जब इन्वर्टर में 2 बैटरीज लगती हैं इन्वर्टर में, है ना, 2 बैटरीज अगर लग रही हैं, 2 बैटरीज अगर लग रही हैं, तो दोनों बैटरीज आपस में पैरेलल में जोड़ती हैं, जिससे कि घर में लोड का ज़्यादा शेयर हो सके, है ना। अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो पता चला एक बैटरी 12 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी क्या है, 12 वोल्ट की, तो दोनों मिला के सीरीज में जोड़ो तो 24 वोल्ट हो जाएगा। तो 24 वोल्ट का तो आपका इन्वर्टर ही नहीं है ना। और घर में 24 वोल्ट की जरूरत हो रही है, वोल्टेज हमेशा 12 ही चाहिए, 12 से 230 बनता है, 12 वोल्टेज, लेकिन करंट रेटिंग आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब आप क्या करते हैं, बैटरीज को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर पहले देखते हैं। इसका सर, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, है ना, इंक्रीज द, देखिए ध्यान से, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज गलत, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, है ना, इसका ये सही आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, इंक्रीज द सेल नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बैटरी के बारे में कुछ और आपको बता देते हैं। जो बैटरी होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, है ना। प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जो चार्जेबल नहीं होते हैं, पुनः चार्ज एक बार बना दिया गया तो पुनः दोबारा वो चार्ज नहीं हो सकते। सेकेंडरी सेल जो होते हैं जो चार्जेबल होता है, रिचार्जेबल, पुनः उसे आप चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सेकेंडरी सेल आप जानते होंगे, सेकेंडरी सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिड टाइप का, है ना, और एक होता है एल्कलाइन टाइप का, क्षारीय टाइप का। तो एसिड टाइप की, एल्कलाइन टाइप की, तो एसिड टाइप की जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसे बोलते हैं लेड एसिड, जिसे बोलते हैं लेड एसिड बैटरी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली बैटरी लेड एसिड बैटरी होती है। जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगाया जाता है, जो बैटरी लगी होती है, उसमें जो होता है लेड एसिड होता है, जिसमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा जाता है। और जो बैटरी की रेटिंग होती है, ये भी याद रखिए, हमेशा होती है AH, एम्पियर आवर। ठीक है, बैटरी से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर दी। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, चलिए देखते हैं। इन इन in an ACRL series circuit, the voltage V leads the current I by the angle phi. The power factor क्या होगा, देखिए पावर फैक्टर क्या होगा, यदि ACRL सीरीज सर्किट में वोल्टेज V लीड कर रहा है किससे, करंट से, मतलब ये ऐसे कहानी है ना, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, तो भैया ये क्या हो गया, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, तो ये कैसा बिहेवियर हो गया, ये तो इंडक्टिव बिहेवियर हो गया ना। करंट क्या कर रहा है, इसमें वोल्टेज आगे है तो इसका मतलब करंट पीछे है, तो ये क्या हो गया, ये तो लैग हो जाएगा ना। लैग का मतलब यल, लैग का मतलब यल, मतलब कौन सा, इंडक्टेंस, है ना, इंडक्टेंस। देखिए इसमें क्या होगा, ओनली फाई एंगल, ओनली फाई ऑफ द एंगल, साइन फाई ऑफ द एंगल, कास फाई, है ना। तो ये एंगल जो होता है यही तो पावर फैक्टर होता है, यही पावर फैक्टर होता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है यही तो पावर फैक्टर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कास फाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया कास फाई। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसमें 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंजर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। एक प्रेरण मोटर के रोटर में जो हम लोग रेजिस्टेंस इंसर्ट कराते हैं, वह जो होता है क्यों कराते हैं, इंक्रीज द पुल आउट टार्क, गलत जवाब। इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार यूपीपीएससी में पूछा भी गया है। हम लोग जो इंडक्शन मोटर होता है उसका प्रारंभिक बलागुण बहुत कम होता है ना, प्रारंभिक बलागुण बहुत कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो रोटर बाइंडिंग होती है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कराते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। रेजिस्टेंस को जब लोग इंसर्ट करा देते हैं तो क्योंकि टार्क जो होता है, स्टार्टिंग टार्क जो होता है वह रोटर रेजिस्टेंस के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो आप जानते होंगे इंडक्शन मोटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्क्वायरल केज टाइप का, एक होता है स्क्वायरल केज टाइप का, एक होता है स्लिप रिंग टाइप का, है ना, एक होता है स्लिप रिंग टाइप का। स्क्वायरल केज टाइप में आप लोग जानते होंगे, एक हम लोग डबल केज टाइप का यूज करते हैं। डबल केज में जो 2 पिंजरे यूज करते हैं, बाहर वाला पिंजरा, एक अंदर वाला पिंजरा। जो बाहर वाला पिंजरा होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो अंदर वाला पिंजरा होता है उसका रेजिस्टेंस
कम होता है। जो मोटर स्टार्ट होता है वो बाहर वाले पिंजरे पे स्टार्ट होता है, जिससे उसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है। जब मोटर रन करता है तो अंदर वाले पिंजरे पे करता है, जिससे कि उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाइंडिंग का परमानेंटली, जिससे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगी, कॉपर लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगी, मोटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इस वजह से हम लोग डबल की यूज़ करते हैं, बाहर वाले पिंजरे का रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। इसी प्रकार स्लिप रिंग टाइप का होता है। स्लिप रिंग टाइप में हम लोग स्लिप रिंग के माध्यम से रेजिस्टेंस को इंसर्ट करा देते हैं, है ना। 3 स्लिप रिंग लगा देते हैं और 3 स्लिप रिंग से जो रोटर में बाहर से रेजिस्टेंस को ऐड करा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही मोटर अपना रनिंग स्पीड पकड़ लेता है, उन रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, स्लिप रिंग्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, और वो जो रेजिस्टेंसेस हट जाते हैं और मोटर रन करने लगता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंसर्ट करने की व्यवस्था होती है, और इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या है, सिंक्रोनस मोटर विथ 4 पोल्स एंड 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी विल एट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते होंगे। NS बराबर 120 F/P, ये मैं उस वाले में सेट में भी कराया था। तो 120 गुणे F कितना है, 50/P 4 कर दोगे, इसका सही आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1500, है ना। 1500 इसका सही आंसर आ जाएगा, 1500। ये ऐसे हो जाएगा 1500 RPM पे ये घूमेगा, ये देखिए ध्यान से, ये 1500 RPM पे चलेगा, ये ऐसे। और यही सिंक्रोनस मोटर है, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे इंडक्शन मोटर होता तो 1500 RPM पे उसका सिर्फ घूमता कभी नहीं, उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती, है ना। मोटर हमेशा 1500 RPM से क्या होता है, कम पे घूमता, अगर वो इंडक्शन मोटर होता है। लेकिन क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर है तो ये 1500 पे आराम से घूम जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 42। देखिए ध्यान से, 42 क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल कहाँ यूज किया जाता है, इसका बहुत ही ट्रांसफार्मर्स में म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल आप लोग यूज करते हैं ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग होती है, 2 बाइंडिंग होती है ना ट्रांसफार्मर में, और दोनों बाइंडिंग का बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, मैग्नेटिक कनेक्शन होता है ना, ये बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है ना, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इस वजह से इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, म्यूचुअल होता है ना, बिना टच किए, है ना। तो इसीलिए इसे इंडक्शन बोलते हैं ना, टच किए करता है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर म्यूचुअल प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट, है ना। रोटरी कन्वर्टर, ये देखिए ध्यान से, रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट। अब देखिए ध्यान से, रोटरी कन्वर्टर क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ये जो होते हैं ना मैकेनिकली काम करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। देखिए ध्यान से, यह रोटरी कन्वर्टर जो होते हैं वह AC को DC में कन्वर्ट करते हैं और DC को AC में, दोनों काम करते हैं ना। रोटरी कन्वर्टर दोनों काम करते हैं, AC को DC में और DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, दोनों। चलिए आगे चलते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड इन, स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ यूज किया जाता है, देखिए ध्यान से, स्टार डेल्टा स्टार्टर आर यूज्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, DC शंट मोटर, सीरीज मोटर, ऑल ऑफ द अबव। 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर नियर अबाउट 20 HP तक के मोटर्स में स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर स्टार्टर यूज क्यों किया जाता है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। ठीक है, ओके आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टेयर के स्लाइटिंग, जीने की वायरिंग में क्या होता है, देखिए स्टेयर के स्लाइटिंग के लिए क्या होता है, सिंगल पोल स्विच, सिंगल वे स्विच इज यूज्ड, नहीं ऐसा नहीं होता, सिंगल पोल 2 वे स्विच यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल पोल 2 वे स्विच यूज्ड, इसका सही आंसर होगा। अब जीने की वायरिंग आप जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए जीना है, ये से ऊपर जा रहा है ना, तो जीने पे ये सब सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सब जीने पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो जीने पे क्या है कि यहाँ जो स्विच लगी होती है और एक यहाँ स्विच लगी होती है ना, और ये बीच में हम लोग जैसे यहाँ मानते हैं तो ये 2 वे स्विच होती है, मतलब वो दोनों दिशाओं में काम करती है, चाहे जहाँ से आप इसे यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं ना। जैसे अभी आप यहाँ से आए, मान लीजिए यहाँ से आए और जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो स्विच ऑन है,
ऑन है तो आप जब नीचे आ रहे हैं, नीचे आए तो अब जीने की लाइट बंद होनी चाहिए, तो आप क्या करने जाएंगे, फिर ऊपर जाके बंद करने जाएंगे? नहीं, तो यहाँ एक टू वे स्विच लगी होती है, यहाँ से उसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। ये देखिए ध्यान से, क्या है 46, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मूविंग कॉइल PMMC, उस दिन बताया भी था, उस लेक्चर में भी बताया था, PMMC परमानेंट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये हमेशा याद रखिएगा, ये डीसी के लिए यूज़ होते हैं। एक बताया था मैं आपको एमआई टाइप का, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमेशा एसी और डीसी दोनों पे यूज होते हैं, एसी और डीसी दोनों पे यूज होते हैं एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट, है ना। लेकिन जो पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है वह केवल और केवल किस पे यूज होता है, वह हमेशा याद रखिएगा, जो पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह केवल डीसी पे यूज होते हैं, और पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरली द फंक्शन ऑफ, है ना, इन केस ऑफ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉसेस, इन केस ऑफ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरली फंक्शन ऑफ, मैकेनिकल डीसी मशीन है, डीसी मशीन में जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसमें अगर जो मैकेनिकल लॉस होता है, जो मैकेनिकल लॉस होता है, मैकेनिकली लॉस होता है, वो हमेशा याद करिए वोल्टेज करंट कारण थोड़ी होता है, वो हमेशा स्पीड के कारण होता है, वो हमेशा किसके कारण होगा, हमेशा स्पीड के कारण होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिकल लॉस। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन क्या है, दिया है a प्लस बी बराबर वाई इज द बूलियन फंक्शन ऑफ a प्लस बी बराबर वाई। ये क्या, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये तो किसका फंक्शन, दोनों जोड़ रहा है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ये और गेट का हो जाएगा, और गेट का। और यदि यहीं पे फिर और क्वेश्चन में बता देता हूँ, यदि यहीं पे a और डॉट b दे देता तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे ये किस चीज़ का हो जाता है, एंड गेट का हो जाता है ना। और y बराबर अगर a बार दे देता तो ये किसका हो जाता है, नॉट गेट का हो जाता है ना। और आपका नॉर गेट और नैंड गेट, ये दोनों कैसे गेट होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो गेट होते हैं, ये है नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट का मतलब एंड गेट लगाइए, एंड गेट लगाइए, एंड गेट के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट गेट, वो आपका हो जाएगा नैंड गेट। और नॉर गेट क्या होगा, आर गेट लगाइए, आर गेट के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट गेट लगा दीजिए, तो आपका नॉर गेट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन क्या है, फैंस एंड लैंप इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन। जो फैन होते हैं, लैंप होते हैं, वो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कैसे कनेक्ट होते हैं, देखिए घरेलू संस्थान पंखे और लैंप इसमें से संयोजित किए जाते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में, है ना। जितने भी आपके घर में अप्लायंसेज हैं, जितने भी लोड हैं, वो हमेशा कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, है ना, व्हाट पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो देखिए सबसे कम जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो किस में लगता है, थर्मल में, नहीं, न्यूक्लियर में, हाइड्रोलिक में, डीजल में, डीजल में भी लगता है, हाइड्रोलिक में भी लगता था, न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर में तो आप जानते हैं बहुत कम, 1 किलो यूरेनियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कई टन कोयले के बराबर होता है 1 किलो यूरेनियम में जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर ठीक है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट होता है जो कि हमेशा याद रखिए बेस लोड के लिए होता है। ठीक है, बेस लोड के लिए होता है। थर्मल पावर प्लांट भी हमेशा याद रखिएगा बेस लोड के लिए, हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी बेस लोड के, डीजल पावर प्लांट हमेशा याद रखिए पीक लोड के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो पावर प्लांट है वो कौन सा है, थर्मल पावर प्लांट, है ना। और सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है किसकी होती है, हाइड्रोलिक पावर
प्लांट की। हाइड्रोलिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी नियर अबाउट 80% के आसपास, 85% के आसपास होती है। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी नियर अबाउट 30% के आसपास होती है, 30 से 40%, 35% के आसपास होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है? नियर अबाउट 30 से 40-35% होती है। डीजल पावर प्लांट की भी एफिशिएंसी नियर अबाउट 30-40-35% के आसपास भी होती है। इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हाइड्रोलिक की होती है। और सबसे ज़्यादा एज किसका होता है, सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन चलता है? हाइड्रोलिक जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं, मतलब जो जल वाले बनाए जाते हैं, इनकी एज जो होती है नियर अबाउट 100 वर्ष के आसपास होती है, तो बहुत ज़्यादा ये चलाए जाते हैं। सबसे खतरनाक पावर प्लांट कौन होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे ज़्यादा पैसा बनाने में किस में लगता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाने में लगता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगता है। सबसे ज़्यादा उसको इंस्टॉल करने में उसकी प्रारंभिक मूल्य जो लगता है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर में लगता है। और सबसे कम पैसा किस में लगता है चलाने में? तो यह देखिएगा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, इसमें कुछ बहुत कम पैसा लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता क्योंकि इसमें पानी लगता है और पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इस वजह से ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो गए। तो ये रहे 50 क्वेश्चंस, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और इसको ध्यान से पढ़िए। इसके आगे भी सीरीज़ ये चलाऊँगा। और बच्चों का कमेंट आ रहा था बीच में कि सर टॉपिक वाइज करवा दीजिए, क्योंकि ये तो मैं कंबाइंड करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज करवा दीजिए तो वो अच्छा रहेगा। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ टॉपिक वाइज करवाने के लिए जल्दी जल्दी ही शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत है कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना होता है, कोई टेक्निकल स्टाफ तो हमारे पास है नहीं। तो इस वजह से धीरे धीरे चीज़ों को शुरू करेंगे, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ पे पकड़ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी मेरे पास वो जो वीडियो शूट करने का स्टैंड होता है ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हूँ, तो अभी वो हमारे पास पहुँचा भी नहीं है। आ जाएगा तो फिर मैं वीडियो शूट करके आपके पास हर एक टॉपिक का वीडियोस पहुंचाऊंगा, हर एक इन्फॉर्मेशन यूपीपीसीएल या यूपीआरबीएल से रिलेटेड मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोगों का भी काम है, अगर मैं थोड़ा सा, हमको भी प्रोत्साहित करिए आप लोग, इसको आप लोग खूब शेयर करिए, खूब शेयर। लाइक तो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से व्यूज़ भी आ रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बढ़िया से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान कर दीजिए कि इसको शेयर कर दिए, शेयर करने से क्या होगा, इसका यूट्यूब का जो मानक होता है 1000 सब्सक्राइबर का, तो अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर होगा नहीं, तब तक जो हमारा चैनल है पांडे टेक्निकल क्लासेस, इसको मान्यता नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग का काम है, एकदम जिम्मेदारी से आप लोग इसे इतना शेयर कर दीजिए कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद चैनल अप्रूव्ड हो जाए। इसे तब हमको कोई दिक्कत नहीं है, 1000 चैनल सब्सक्राइबर हो जाएंगे, चैनल जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये धीरे धीरे चलता रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको खूब शेयर कर दीजिए, जहाँ भी हो इसको शेयर करिए लोग, और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से बोलिए सब्सक्राइब हो जाएगा, तो फिर हम एकदम एकदम अच्छी तरीके से फुल मोटिवेट हो गए आप लोगों के लिए, आपके लिए मेहनत करेंगे, और जहाँ तक होगा पूरा जान लगा देंगे, और सिलेक्शन ज़रूर आप लोग लेंगे, जैसे पहले हुआ है, हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसी तरीके से आप सब भी सेलेक्ट होंगे, एकदम टेंशन ना लें, ठीक है। तो इसको खूब शेयर करें, खूब से लाइक तो आप लोग बिना कुछ कहे कर रहे हैं, हम तो कहते ही नहीं, तब भी आप लोगों को वीडियो जितनी पसंद आ रही है, इसमें कुछ कहना नहीं है ना। अच्छा, कुछ मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो कमेंट में लड़के बहुत सारे, एक लड़का कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाइए, तो घबराओ नहीं, हाई लेवल पे क्या, मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और एक चीज़ और, कुछ लड़के मेरे पास ये भी कहते हैं कि सर अब बहुत पैटर्न बदल गया है परीक्षा का। क्या पैटर्न बदल गया है? कोई पैटर्न नहीं बदला है, कुछ एकदम क्वेश्चन जो आ रहे हैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मैं एक अनुभव आपका शेयर करता हूँ कि एक लड़का जेई का पेपर दे के आया, तो मैंने उससे पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि अब लगता है आईटीआई की किताब पढ़नी पड़ेगी। हमने कहा क्यों? तो उसने कहा कि आईटीआई की किताब इस वजह से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इतना लो लेवल का क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है ना, इतना लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जा रहा है कि आता ही नहीं। पता चला 2 महीना नेटवर्क पढ़े, 4 महीना नेटवर्क पढ़े, है ना, 5 महीना पावर सिस्टम पढ़ लिए, और छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए। ये सिलेक्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आप जितना भी पेपर उठा के देखिए, अभी डीएमआरसी का पेपर कोई भी सेट उठा के आप देख लीजिए, तो इतना आसान सा पेपर आया हुआ है, लेकिन इतना घुमाऊ क्वेश्चन रहेगा ना, छोटा क्वेश्चन रहेगा, आप उसमें गलती कर जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से परेशान बिल्कुल ना हो, जो आपको पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लासेस में, जो
कोचिंग में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, एकदम परेशान ना हो, एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई करें और ये प्रैक्टिस भी करते रहें सारी चीज़ें, और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ओके, इसको खूब शेयर करें, 1000 सब्सक्राइबर इसके पूरे हो जाएं, जिससे कि चैनल अप्रूव्ड हो जाए, और फिर मैं एकदम आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से लगा रहूँगा और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।